A very warm welcome to Tutelage Academy, and today we are going to discuss previous year question paper of NPCIL, and the discussion topic will be section 1, which is aptitude. There are 50 questions, so we will be discussing all the 50 questions today. Okay, the question paper which we have is here, and all the questions we have got it typed in Microsoft Word, and these questions you will find here. चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का मोटिव ये होगा कि आपको जो पेपर 1 है, जो एप्टीट्यूड सेक्शन है एनपीसीआईएल के, उसके क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन होते हैं, क्या पैटर्न होता है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल टू मेक इट मीनिंगफुल। ना ये सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। इन द फाइट नॉकड आउट टीथ वर टू ऑफ हिज। इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का आपको एक अरेंजमेंट देखना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो यहाँ पे साफ साफ पता चला है कि टू ऑफ हिज टीथ, है ना, 2 दांत उसके नॉकआउट हो गए थे। कब? इन द फाइट। तो टू ऑफ हिज टीथ वेयर के बाद वर्ब आएगा, है ना, वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आना चाहिए। तो नॉकड आउट, तो टू ऑफ हिज के बाद क्या आना चाहिए? टीथ ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है कि एंडिंग किससे हो रहा है, स्टार्टिंग किससे हो रहा है। टू ऑफ हिज टीथ वेयर knocked out in the fight. तो DCBA हमारा आंसर होना चाहिए। Very clearly we have got the answer very easily, right? चलिए ठीक है, जिस किसी को भी डाउट होगा तुरंत कमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following places is the leading producer of copper? तो आपको एक जनरल अवेयरनेस की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपसे एनपीसीआईएल एक्सपेक्ट करता है, एंड दैट इज गिवन इन द सिलेबस एज वेल। तो वहां से भी आप चेक करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर जो है वो है बालाघाट। दैट इज बालाघाट। ओके, बालाघाट हमारा कहाँ पर है? बालाघाट हमारा दैट ओडिशा में, इट्स इन ओडिशा। तो बालाघाट माइन इज अ कॉपर माइन। ये इंडिया का अप्रॉक्स 52% ऑफ कॉपर प्रोडक्शन इंडिया का बालाघाट में है। एंड यस, कहाँ पर है? मलंजखंड बेल्ट ऑफ बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, वहां पर आपको कॉपर के ओर काफी ज्यादा मिल जाते हैं। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू। 2 सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो ऑफ एरियाज का रेशियो। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल मतलब क्या हो गया? तो एंगल्स जो होते हैं ना, एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं सिमिलर ट्रायंगल में। 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके जो एंगल्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, तीनों एंगल्स सेम होंगे। राइट, ये दोनों कैन बी सिमिलर। तो उनके जो रेशियो ऑफ एरियाज होते हैं वो क्या हो जाएगा? वो इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इट विल बी रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। पॉइंट नंबर B will be the answer. Very simple. Okay, है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आ गया। करेक्ट, सिंपल है। ओके, अमंग द वर्ड्स गिवन चूज द वन दैट कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो आई एंड सब में है, इग्नोर करेंगे। ए के बाद क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। तो यहाँ पर एफ है, यहाँ सी है, यहाँ यू है, यहाँ पर बी है। तो सबसे पहले हमारा इनएबिलिटी आएगा डिक्शनरी में। करेक्ट। Next question. Identify the part of sentence which has error. We ran in order to arrive on good time. Please answer this question. Yes, 1 minute time. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. है ना, तो we ran in order to arrive on good time. There is nothing as good time. टू अराइव ऑन टाइम, टू अराइव ऑन टाइम का ही मतलब हो जाता है कि सही समय पर पहुंचे, है ना। तो वी रैन इन ऑर्डर सो दैट वी कैन अराइव वेल ऑन टाइम। तो गुड टाइम, देयर इज नथिंग लाइक गुड टाइम। अगर हमने ऐसा लिखा वी रैन इन ऑर्डर टू अराइव ऑन टाइम, तो वहां पे हमारा मीनिंग क्लियर हो जाता है। ये जो गुड है वो रिडंडेंट है, वो अननेसेसरी है। राइट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि किसमें एरर है? ऑन गुड टाइम में एरर है। This is not required. Good, but good. That is not required. Explanation also I have given. Every question will be having explanation with itself. जहाँ भी जरूरत होगा, है ना। Yes, चलिए आगे। Next question number 6 देखिए। R started from his house. He walked 5 kilometers in south direction. Then he took a left turn and walked 3 kilometers again. Then he took a left turn and walked for 9 kilometers. ऐसे question एक तो हमारा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। तो नॉर्थ, साउथ,
वेस्ट ईस्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपास बना लेना है एंड देन आप इसको प्लॉट करना है। He walked 5 kilometers in south. Suppose this is the starting point. So 5 kilometers in south, and then he took a left turn. The left turn will be here like this, and he walked for 3 kilometers. So 5 kilometers in south, then 3 kilometers here. Then he took a left turn. If he is standing here, left is here, and then he walked for 9 kilometers. तो इसने 9 किलोमीटर वॉक किया और वो अपना ऑफिस पहुंचा, यहाँ पे अपना ऑफिस पहुंचा। तो उसका ऑफिस किस डायरेक्शन में है, तो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट। तो इसका ऑफिस यहाँ पर है, तो दिस इज व्हाट, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा ऑफिस है। तो जस्ट कैंपस बनाना है और बहुत ही कूल माइंड से ड्रॉ करना है, मिस्टेक नहीं करना। That's it. Next question number 7 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The following information provides distribution of daily wage of workers of a factory, है ना। तो daily wages of a worker जो है ना, उनकी इंफॉर्मेशन है, तो हमें मीन निकालना है। वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस। तो डेली वेजेस 100 to 200 लाई करते हैं 12 वर्कर के, 120 to 140 लाई करते हैं 14 वर्कर के, 140 to 168, 160 to 186 एंड 180 to 210। तो यहाँ पे हम मीन डेली वेजेस यूजिंग डायरेक्ट मेथड हम कैसे निकालेंगे, mean daily wages. We have daily wages are given, we have to find out the mean daily wages, number of workers दिए हैं, तो weighted करके हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, इसको मैंने प्रॉपर्ली पूरा सॉल्व किया है। इसमें क्या होता है कि हम इसका मिड वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो इसका मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, 110, इसका 130, है ना। इसका 110 होगा, फिर 110 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दैट 130 होगा, इसको 114 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन दिए हैं। तो वी विल कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट इज दिस वन। मिड पॉइंट हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई मिड पॉइंट विद द वैल्यू। तो 110 के बाद जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे वो 12 थे, 130 इज मिड पॉइंट एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स वर 14। इस तरह मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, सम कर देना है, सम फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद जब सम आ जाएगा तो वी विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10, है ना। तो इतने हैं टोटल वर्कर 50। फिर से 6260 को 50 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने डिवाइड किया तो 125। सो विथ direct method we have got the mean as 125.20 and answer will be this 145.20, point number B। ठीक है, करेक्ट, मिल गया आंसर। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, द आंसर शुड यहाँ पे कुछ 125 होना चाहिए, प्लीज इग्नोर। मेथड आपको समझ में आ गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। फ्रॉम पीडीएफ टू दिस 125.20 विल बी आवर आंसर। क्लियरली हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। Which film won the National Award for Best Feature Film in 2015? क्योंकि पहले का क्वेश्चन पेपर है 2016 का अराउंड, तो 2016 का है, तो इसलिए उस समय का करंट अफेयर्स है। तो अभी का भी आपको करंट अफेयर्स एक बार देखना होगा कि और उस समय जो जिस फिल्म ने नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म, जिस फिल्म ने जीता था, दैट फिल्म, द नेम ऑफ द फिल्म वाज Turn the following into speech। जो भी स्पीच है उसको चेंज करना है। He confessed his guilt from before the police। तो पर्सन ने गिल्ट को कन्फेस किया, that is already in passive voice, तो we have to change it in the active voice। तो कन्फेस्ड लिखा है, तो कन्फेस्ड के लिए हमें एक पर्टिकुलर वर्ब डालना पड़ेगा, तो एडमिटेड हो सकता है ना। तो ही एडमिटेड टू द पुलिस आई एम गिल्टी। तो दिस इज द एक्टिव वॉइस, दिस इज द एक्टिव वॉइस। इसको हम पैसिव में लिखेंगे। तो एडमिटेड के लिए हमने कन्फेस्ड वर्ड यूज किया है, एडमिटेड भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, है ना, बस सेंस पता चलना चाहिए। तो ही एडमिटेड टू द पुलिस दैट ही वाज गिल्टी, या ही एडमिटेड हिज गिल्ट बिफोर द पुलिस, ये भी चलेगा, है ना। तो हमारा पॉइंट नंबर बी हो जाएगा आंसर। ही टोल्ड द पुलिस ही गिल्टी, बिल्कुल नहीं। आई वाज गिल्टी, यहाँ पे भी सेंस नहीं आ रहा है, करेक्ट सेंस यहाँ पर आ रहा है। ही एडमिटेड टू द पुलिस दैट आई एम गिल्टी, उसने ये एडमिट किया, तो यहाँ से कन्फेस वर्ड भी हो जा रहा है। ओके, डन, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस with one word, है ना। तो राजू क्या है, राजू इज अ पर्सन whose business is to detect criminals। तो राजू क्या है, तो राजू जो है ना वो उसका काम है डिटेक्ट करना, तो वो डिटेक्टिव है। यहाँ पे क्रिमिनोलॉजिस्ट नहीं होगा, क्रिमिनोलॉजिस्ट जो होता है ना
वो अलग ही उसका ऑक्यूपेशन होता है। क्रिमिनोलॉजिस्ट एक्चुअली रिसर्च करता है, स्टडी करता है क्राइम को, ताकि क्राइम बार बार हमारा ना हो। तो यहाँ पर क्रिमिनोलॉजिस्ट नहीं होगा आंसर, हमारे यहाँ पे आंसर डिटेक्टिव होगा। करेक्ट? सब कुछ सारा कुछ यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन जो है ना वो दो साइड ऑफ द ट्राइंगल को सेम रेशियो पे डिवाइड करती है, देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। ये एक हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा है ना। ये लाइन जो है ना, ये अगर ट्राइंगल के एक साइड को और दूसरे साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, दिस इज 1:2 सपोज, एंड दिस इज आल्सो 1:2, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन दिस लाइन शुड ऑलवेज बी पैरेलल टू द थर्ड लाइन। दिस इज द थेल्स थ्योरम, हमने पढ़ा है। The line is parallel to the third side. Question number 11 explanation में दिया हुआ है. This is known as basic proportionality theorem or Thales theorem in geometry. If a line is parallel to one side of a triangle, if a line is parallel to one side of a triangle, अगर इससे भी parallel है तो it will divide the other side in the two sides proportionally. अगर यहाँ पर इसको equal divide कर रही है ये line, इसमें इस side को भी equal divide करेगी, right? चलिए, find the odd one among the following numbers. 121, 169, 289, 441. बहुत ही easy question है। तो this is not a perfect square, बाकी ये दोनों perfect square है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 441. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इन अ ग्लास ऑफ सॉल्यूशन वाटर एंड अल्कोहल इज इन द रेशियो ऑफ 2:5। तो वाटर और अल्कोहल हमारे 2:5 में है। तो लेट्स अज्यूम वाटर हमारा 2x लीटर है और अल्कोहल हमारा 5x लीटर है। अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब नाउ इफ 6 लीटर ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू द ग्लास, द रेशियो विल बिकम 1:1। तो इन टोटल क्या हुआ कि 2x वाटर कितना था? इन टोटल वाटर था हमारा 2x लीटर, उसमें 6 लीटर हमने डाल दिया। तो इन टोटल वाटर इतना है और इन टोटल अल्कोहल कितना है? 5x। तो इसका रेशियो क्या है? इसका रेशियो है 1:1। इसका रेशियो है 1:1। तो द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द ग्लासेस, तो हमें इसे सॉल्व करना है। वी विल सॉल्व इट। तो 2x plus 6 is equal to 5x. तो x we will get x is equal to that 2. We will get x is equal to 2. तो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कितना है? 5x. तो 5x will be how much? 10. 10 liter will be our answer. सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 kg of a mixture contains milk and water in the ratio 27:7. How much mixture can buy only water to a new mixture containing milk and water in the ratio 3:1? Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, देखते हैं। Yes, how much mixture can be replaced by only water to get a new mixture? यहाँ पर can be replaced by only water. Okay, how much mixture can be replaced by only water to get a new mixture containing milk and water in the ratio 3:1? ठीक है, okay, चलिए। So we will be solving this question. Let it be that 27x हमारा milk है and 7x is water. Can we assume it? ठीक है, 27x and 7x. So 27x plus 7x will be how much? 85 kg. So 27x and 7x, milk is 27x liter and water is 7x liter. So total we have 34x is 85 liter. इतना हमें पता है कि we have in total 34x amount of liquid and that is 85 liter. Okay, तो 34x is equal to 35 हमें मिल जाएगा यहाँ पर। 34x is equal to 85 liter. We are getting here 34x is equal to 85 liter. करेक्ट। तो मिल्क हमारा कितना है? 27x. ओके, तो मिल्क का हमें मिल जाएगा 67.5 लीटर और वाटर का मिल जाएगा 17.5 लीटर. ओके, देन हाँ करेक्ट, समझ आ रहा है ना. टोटल 85 लीटर है, टोटल 85 लीटर है. रेशियो पता है 27 का रेशियो मिल्क है, 7 का रेशियो वाटर है. तो वी कैन फाइंड आउट मिल्क कितना लीटर है, वाटर कितना लीटर है. तो हमें एक्चुअली मिल्क का अमाउंट मिल गया और एक्चुअली वाटर का अमाउंट मिल गया. ठीक है, 85 लीटर में इतना मिल्क है और इतना वाटर है. अब हमें बताया गया कि न्यू रेशियो 3:1 है, तो कितना लीटर ऑफ वाटर ऐड हुआ है, कितना लीटर ऑफ वाटर ऐड हुआ है. तो सपोज कुछ
के लीटर ऑफ वाटर जो है ना वो न्यू के लीटर ऑफ वाटर हमारा ऐड हुआ है, ठीक है। तो के लीटर ऑफ वाटर ऐड हुआ है तो 67.5, डोंट गो इनटू दिस, तो 67.5 प्लस के बाय 17.5 है ना, इतना वाटर है। ओके, वन सेक, कुछ तो मिस्टेक है। ओके, वाटर इज बीइंग एडेड, राइट, तो 67.5 मिल्क हो जाएगा बाय 17.5 प्लस के, ओके हाँ, इज इक्वल टू, सब सिंपल सही लिखा हुआ है, क्वेश्चन में गलत नहीं है, इज इक्वल टू 1:3 है ना, 1:3। द सेम थिंग इज रिटन है, देखिए 1:3, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस यहाँ पे देखिए है ना, तो 1:3 इज वो हमारा 17.5 प्लस के, इतना हमारा वाटर है, समझ आ रहा है, वाटर है और ये हमारा मिल्क है, तो 17.5 प्लस के बाय मिल्क इज इक्वल टू 1:3। ये बस हमें सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस, 67.5 बाय 17.5 के इज इक्वल टू 1:3 हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे there is a mistake, sorry, 3:1, 3/1 होगा, 67.5 by 17.5 plus k is equal to 3/1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे k is equal to 5 लीटर हमें इजीली मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वेरी इजीली we will be getting the answer, ओके। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अगर किसी को डाउट रह गया है तो 27x हमने अज्यूम किया मिल्क है और 7x वाटर है, इन टोटल 34x, एंड इन 34x वी हैव एंड दैट इज 85 लीटर। तो वी विल बी कैलकुलेटिंग रेशियो, तो मिल्क आ जाएगा हमारा एक्चुअली 67.5 लीटर, वाटर 17.5 लीटर। अब न्यू रेशियो 3:1 है और हमने कुछ वाटर ऐड किया, तो हमने सबने सपोज के लीटर ऑफ वाटर ऐड किया है, तो ये वाटर का रेशियो है और ये अल्कोहल का रेशियो है, तो अल्कोहल बाय वाटर इज 3:1 और के हम लोग फिर फाइंड आउट कर लेंगे सॉल्व करके, करेक्ट, ओके। विच ऑफ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया नेशनल करेंसी इज क्याट, तो क्याट जो नेशनल करेंसी है वो किसकी है, वो हमारी नेपाल की है, तो हम नहीं, म्यांमार की है, सॉरी म्यांमार की है, तो म्यांमार का जो नेशनल करेंसी है वो क्या है, वो क्याट है। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following elements are the only two elements that are in liquid form at the room temperature, तो mercury and bromine, mercury and bromine, mercury तो आपने देखा भी होगा, they both of them are in liquid form at room temperature. Next question number 17, identify the meaning of the underlying phrase we need to keep an eye on the movement of the minister, तो जब हम लोग किसी पे नजर रख रहे हैं मतलब थोड़ा उसको वॉच कर रहे हैं, थोड़ा उस पे नजर उसके मूवमेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली, तो उसे सी गाइड एक्सप्लेन नहीं बोलेंगे, वॉच करेंगे। वॉच किसी को जब हम वॉच करते हैं तो हम उसके मूवमेंट को क्लियरली मॉनिटर भी करते हैं कि वो कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट इज नोन फॉर नॉलेज ऑफ मैजिक फॉर्मूला, तो ब्लैक मैजिक फॉर्मूला, ये सबसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन जिस वैदिक टेक्स्ट में है वो है अथर्ववेद, अथर्ववेद में ये सारी चीजें हैं। Atharvaved is known for containing knowledge related to magic formula, incantations and various rituals in addition to hymns and verses. In additionally इसमें कुछ black magics वाली तांत्रिक वाली भी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज का लेंथ है 29 यूनिट, है ना, हाइपोटेन्यूज का लेंथ है 29 यूनिट and theta is the angle by which it is inclined on the base, theta, okay, तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, and the base is of 21 यूनिट, then cos square theta minus sin square theta is equal to what, ये हमें बताना है cos square theta क्या होगा, sin square theta क्या होगा, तो हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। अभी ये 29 है और ये 21 है, तो by Pythagoras theorem you will get it as 20, by Pythagoras theorem you will get perpendicular height 20, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आप वैसे भी कैलकुलेट कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा इज 21 स्क्वायर बाय 29 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा इज 20 स्क्वायर बाय 29 स्क्वायर एंड यू विल गेट द आंसर, आंसर हमारा आ जाएगा 41/841, ठीक है। सॉल्यूशन में दिया हुआ है,
आप ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन थीटा हमारा 21/29 है और कॉस थीटा हमारा 20/29 है, ओके। उसके बाद हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट आप निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो भी आपको मिल जाएगा -41/841। इजीली यू विल गेट इट दिस, ठीक है। ओके, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। इन अ क्लास 50 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री, 40 इन फिजिक्स एंड 20 पास्ड इन बोथ. It is also known that 6 students failed in both. So how many students passed only in chemistry? क्वेश्चन को अगर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो इट्स यू विल सॉल्व इट इन 5 सेकंड्स। एक क्लास है जिसमें 50 बच्चे, 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन केमिस्ट्री, 40 इन फिजिक्स एंड 20 पास्ड इन बोथ, 20 पास्ड इन बोथ, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड ओनली इन केमिस्ट्री? हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड ओनली इन केमिस्ट्री? तो 50 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन केमिस्ट्री, जिसमें लिखा हुआ है कि इसी में से 20 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स में भी पास किया है। मतलब बच्चे कितने? 30 स्टूडेंट्स हैव पास्ड ओनली इन केमिस्ट्री। दिस इज आवर आंसर, 30 स्टूडेंट्स हैव पास्ड ओनली इन केमिस्ट्री, क्योंकि इसी 50 में से जो 20 स्टूडेंट हैं उन्होंने फिजिक्स में भी पास किया है। तो ओनली केमिस्ट्री में पास करने वाले कितने बच्चे? 30 बच्चे बचे। 50 - 20 विच इज 30, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। The trigonometric ratio tangent of an angle tan theta 4/3 है, तो कौन सा सही है? tan theta is p/b, वो हमारा 4/3 है, तो हमारा cot theta क्या हो जाएगा? 3/4, गलत है। sin theta क्या हो जाएगा? sin theta 4/5, क्योंकि यहाँ पे हमारा hypotenuse कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, hypotenuse 5 हो जाएगा, तो sin theta 4/5 सही लग रहा है। sin theta 3/5 गलत हो जाएगा। cos theta हमारा क्या हो जाएगा? 3/5। इसमें जो करेक्ट है ना। चलिए, the volume of a sphere is divided by its surface area is the result is 27 centimeter. The radius of the sphere is, if the volume of the sphere is divided by its surface area, तो volume of the sphere क्या होता है? 4/3 pi r square, और surface area क्या होता है? 4/4 pi r square। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? इन दोनों को अगर v by a, if we do v by a, तो v by a is given as 27. V by a, volume by area, is already given as 27. So we have to find out the radius. So 4/3 pi r cube by 4/pi r square is equal to 27. So 1/3 r is equal to 27. So r will be 27 into 3, which is 81, and 81 is our answer. Okay, very simple, very simple. Okay, next question. In a row, S is 13th from the left and R is 14th from the right. एक रो है, टोटल 20 गर्ल्स है, टोटल इसमें 20 गर्ल्स है, ठीक है। एंड S is 13th, S is 13th from the left and R is 4th from the right. तो 1 2 3 4 and R is 4th from the right. यहाँ पे R है, तो R is actually कितना? R is actually 17th, R is actually 17th, है ना। अगर लेफ्ट से देखेंगे तो 17 18 19 20, फोर्थ अगर फ्रॉम राइट देखे तो हाउ मेनी गर्ल्स आर बिटवीन S एंड R? ये हो जाएगा 13 और ये 17 है, तो 14 15 16, आंसर क्या हो जाएगा? 3। इसको अगर न्यूमेरिकली देखें तो ऐसा है कि 13 फ्रॉम द लेफ्ट वी हैव एंड R इज 4th फ्रॉम द राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? जो एक टोटल होता है ना, अगर 4th फ्रॉम द राइट को 13 फ्रॉम द लेफ्ट हमें पता है, और 4th फ्रॉम द राइट को भी अगर हमें फ्रॉम द लेफ्ट कितना होगा जानना है, फ्रॉम द लेफ्ट कितना होगा जानना है, तो 20 - 4 + 1, टोटल जो भी रहता है टोटल इज व्हाट 20 एंड फ्रॉम द राइट इज 4, तो 20 - 4 + 1 करेंगे तो 17th फ्रॉम द लेफ्ट आ जाएगा। तो वी हैव 13 फ्रॉम द लेफ्ट, वी हैव 17 फ्रॉम द लेफ्ट, तो बीच में कितने लोग हो जाएंगे? 17 - 13 - 1 इज इक्वल टू 3। तो ये फॉर्मूला है, यानी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 4th फ्रॉम द राइट, तो टोटल से माइनस करके +1 कर देंगे, तो 20 - 4 is 16 + 1 17, तो 13 और 17 के बीच में कितने डिजिट आते हैं? 14 15 16 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। कौन सा स्पेलिंग इसमें सही है? तो सिर्फ एरोप्लेन का ये स्पेलिंग सही है, बाकी सारा गलत है। नेक्स्ट, ये
सिंपल सा होता है कि इसकी वैल्यू क्या है अगर सबके दिए हुए एम्परसेंड मल्टीप्लिकेशन, मॉड मींस डिवीजन, डॉलर मींस एडिशन एंड हैश मींस सब्सट्रैक्शन। इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये है। तो इसमें सबसे पहले आप रिप्लेस कर देंगे, बॉडमस रूल आपको लगाना है, तो रिप्लेस करके आपको ये मिल रहा है। बॉडमस रूल में 18 डिवाइडेड बाय 9 is 2 and 7 into 4 is 28, तो 28 plus 2 minus 2, then the answer will be 28. That is point number A. Okay, next question number 26. The clock is to time, barometer is to what? तो क्लॉक क्या हेल्प करता है? क्लॉक हमें हेल्प करता है टाइम को मेजर करने में, और बैरोमीटर हेल्प करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में, एंड दैट इज व्हाई आवर आंसर इज पॉइंट नंबर सी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर व्हिच प्रोडक्ट वाज द प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट? तो इन अराउंड 2016 प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, जिसे पहल भी कहा गया था, सरकार ने लॉन्च किया था। और तो देखिए 2015 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए पहल स्कीम लाई गई थी, जिसे कहा गया था प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। तो अभी जो कुछ 2023 के कुछ जो स्कीम्स होंगे मेन इंपॉर्टेंट, वो भी एक बार आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहां से 2-4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे। तो आंसर विल बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट, Which among the following water bodies separates the Andaman and Nicobar Island? तो अंडमान और निकोबार आइलैंड को जो सेपरेट करता है वो है 10 डिग्री चैनल, वो है 10 डिग्री चैनल। उसी तरह 8 डिग्री चैनल हमारा आई गेस मालदीव्स के पास हमारा 8 डिग्री चैनल है, और 10 डिग्री चैनल हमारा इंडिया में है, अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 4, 10, 22, 46? इसका नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो इसमें यह है कि आप बहुत अच्छे से पहले पैटर्न को देखिए, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन से देखिए आपको कुछ आ पा रहा है कि नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन से आपको कुछ नहीं दिखेगा तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर क्यूब में जाएंगे। तो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो 10 - 4 हमें यहाँ 6 का गैप है, यहाँ पे 12 का गैप है, यहाँ पे 24 का गैप है। तो देखिए, है ना, ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट गैप कितना होगा? 48 का गैप होगा। नेक्स्ट गैप शुड बी ऑफ 48, है ना। तो 46 + 48 कितना होता है? 46 + 48 इज 94। तो अगर हम यहाँ पे 94 रखेंगे तो हमारा सीरीज कंटिन्यू होता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी मैंने बता दिया, this 6, 12, 24, नेक्स्ट स्टेप शुड बी ऑफ 48। तो 46 + 48 हमने टर्म में ही ऐड कर दिया 94। तो नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज शुड बी 94। डन, ठीक है। आई विल बी चेकिंग द कमेंट बॉक्स वंस। ओके, किसी को भी कोई डाउट हो तो बताना है। नो कमेंट्स टिल नाउ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द न्यूमरेटर। द ओनली थिंग विथ व्हिच you can excel on paper 1 is practice, more and more practice। हमारे मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिए और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सिलेबस देखिए, जो भी पॉइंट आपका वीक है, अगर एवरेज वीक है या फिर अगर क्वांटिटी, प्रोपोर्शन, ये वाली क्वेश्चंस वीक है, करंट अफेयर्स वीक है, जस्ट फाइंड आउट योर वीकनेसेस और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए और रिवाइज कीजिए। जो भी पॉइंट वीक है उसको फिर से कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिए, नॉलेज को ब्रश अप कीजिए। Question number 30. The denominator of a fraction is 5 more than the numerator. If 3 is added to both, the fraction become 3/4. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सारी। इसमें बस आपको स्पीड और एक्यूरेसी होनी चाहिए। लिमिटेड टाइम है, टाइम काफी कम रहेगा। आप कितने स्पीडली, कितने एक्यूरेटली इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो वी हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस 5, और दोनों में अगर 3 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन 3/4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर 12 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 17 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 31, इन द बिलो क्वेश्चन देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे रिलेशनशिप वाला भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो ये जो पहला टर्म है, दूसरे टर्म को into 2 + 2 कर रहे हैं, तो आ जा रहा है ना। हाँ, तो into 2 + 2 करना है। कौन सा टर्म होगा जिसमें into 2 and +2 करेंगे तो 64 हो जाएगा। 20 into 2 + 2 is 42। तो 31 into 2 is how much? 62। तो 62 में फिर +2 करेंगे तो 64। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 31। करेक्ट है ना। द फर्स्ट टर्म इज द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म एंड द नंबर
करेक्ट. 20 into 2 plus 2, तो 31 into 2 plus 2 is how much? 64. समझ आ रहा है? यस यस यस. आई होप आपको ये सारी चीजें ठीक से समझ में आ रही है. फिर देखिए यहाँ पे भी रिलेशनशिप है. क्रिकेट टू बैट इज हॉकी टू व्हाट. तो क्रिकेट के लिए हमें, क्रिकेट खेलने के लिए हमें बैट चाहिए, तो हॉकी खेलने के लिए क्या चाहिए? स्टिक चाहिए. स्टिक चाहिए तो ऑप्शन देखेंगे, सिंपल, स्टिक इज द आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट 33. ड्रॉ द इन्फरेंसेस फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट. वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन है, वेन डायग्राम को भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी आपको. All chocolates are sweet. तो all chocolates are sweet. सारे चॉकलेट हमारे स्वीट हैं. ऐसे बनाएंगे, all chocolate are sweet. All sweet are tasty. All sweet are tasty. जितने भी स्वीट्स थे वो सभी टेस्टी थे. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखेंगे, no chocolates are tasty. ये रॉन्ग है. सारे चॉकलेट हमारे टेस्टी हैं. Some chocolates are not tasty. ऐसा कुछ भी नहीं है. Some chocolates are tasty. Some chocolates are tasty. ये बिल्कुल सही है, लेकिन all are tasty ये ज्यादा सही है. सम चॉकलेट्स आर टेस्टी नहीं, एक्चुअली ऑल चॉकलेट्स आर टेस्टी सही है, लेकिन सम लिखा है तो बहुत ज्यादा सही नहीं, इसको हम गलत ही मानेंगे. ऑल आर टेस्टी ये हमारा सही हो जाएगा. जितने भी चॉकलेट है, जितने भी स्वीट्स है, ऑल आर टेस्टी. तो पॉइंट नंबर डी विल बी आवर आंसर. Which of the following statement is true? All circles are similar, all squares are congruent, all circles are congruent, all isosceles triangles are similar. ठीक है, तो सबसे पहले जो गलत है हटाते जाते हैं. Isosceles triangles are never similar. Isosceles triangle मतलब दो साइड जिनका सेम हो. तो एक तो with the same size the triangle can be like that, the triangle can be like that. है ना कि ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है, इसमें भी ये वाला साइड सेम है. This is also 4 centimeter, this is also 4 centimeter, this is also 4 centimeter, this is also 4 centimeter. But angle अलग अलग है. That can be completely two different triangle. तो ये बिल्कुल गलत है. All circles are congruent, all squares are congruent. Congruent मतलब क्या होता है? Same shape but that size है ना, size same shape and same size. तो congruent squares हमारे congruent नहीं होंगे. All squares are congruent, size same होना चाहिए congruency के लिए. तो ये दोनों स्क्वायर हमारे congruent नहीं हो सकते, क्योंकि साइज अलग अलग हो जाएगा. स्क्वायर विद साइज ए एंड स्क्वायर विद साइज बी बोथ विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. तो ये भी गलत हो जाएगा. ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. सिमिलर मतलब क्या होता है? सिमिलर मतलब कि उसी दिस सर्कल इज सिमिलर टू दिस सर्कल, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल. ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसमें क्या होता है? एंगल्स सेम होते हैं. सिमिलर ट्राइंगल मतलब सेम एंगल्स, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब सेम एंगल्स एंड सेम साइज. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब सेम एंगल एंड सेम साइज. ठीक है, तो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट में साइज भी सेम होता है, कॉन्ग्रुएंट में साइज सेम होता है. तो सर्कल्स हमारे सिमिलर है, ये बिल्कुल सही है. कोई भी सर्कल सिमिलर होगा पर कोई भी सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. ये दोनों सर्कल का कॉन्ग्रुएंसी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइज अलग अलग है. Both these two triangles are similar but they are not congruent, क्योंकि इनका साइज अलग अलग है ना. ये दोनों स्क्वायर भी सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं है, क्योंकि इनका साइज अलग अलग है. तो ये भी गलत हो जाएगा. ओनली पॉइंट नंबर ए इज ट्रू. नेक्स्ट, क्विकली वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. इन स्टैटिस्टिकल सर्वे फॉलोइंग डेटा हैज बीन कलेक्टेड. मोड, तो हमने अभी एवरेज निकाला था, अभी हम मोड निकालेंगे. तो फैमिली साइज ये है, नंबर ऑफ फैमिली ये है. तो मोड ऑफ दिस डेटा इज, तो मोड क्या होता है? जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रिपीट होती है वो हमारा मोड होता है. तो सिंपल डेटा लिखा दिया हुआ अगर रहता तो आप देखते कि फ्रीक्वेंसी कहाँ रिपीट हो रही है. ठीक है, अब क्योंकि फैमिली साइज भी दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला देखिए ये होता है. मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h. तो एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. यहाँ पे ये हमारा मॉडल क्लास है, इसका लोअर लिमिट क्या है? 3, हायर लिमिट क्या है? 5, गैप कितना है? 2 का, हाइट क्या है? 2. तो L is for us L is 3, height is 2, frequency of nodal class is 8, है ना. फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी हमारी 8 है. और उसके बाद फिर देखिए F0 और F2. F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, और F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग. तो प्रीसीडिंग वाले का फ्रीक्वेंसी 7 है और इसका फ्रीक्वेंसी है 2. तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 2. तो we will put this data in this formula. We will get it as
3 प्लस, है ना, 3 प्लस, और फिर यहाँ पे हम लोग F1, F0, F2 का फॉर्मूला पुट करेंगे, सब कुछ डेटा है हमारे पास, हाइट इज 2 and we will get the answer easily as 3.286 हमें आंसर मिल जाएगा. Okay, so this is the formula of mode. You have to take care, you have to remember कि अगर मोड ऐसा पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आप याद करके रखेंगे अगर इंटरवल वाला क्वेश्चन हो मोड में तो, ठीक है. नहीं तो फिर मोड अगर बहुत सारे डेटा दिए हो तो जो डेटा सबसे ज्यादा रिपीटेड है वही हमारा मोड हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक छोटा सा इसमें पैसेज है. 7 एग्जाम्स आर टू बी कंडक्टेड ऑन 7 डेज. 7 एग्जाम है, 7 दिनों में होनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टिल सैटरडे. तो देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ एग्जाम बिफोर एंड आफ्टर सोशियोलॉजी. तो सोशियोलॉजी हमारा किस में आ जाएगा? बीच में आ जाएगा. सबसे पहले हम देखेंगे सोशियोलॉजी हमारा बीच में आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर 3 होने चाहिए, इसके नीचे 3 होने चाहिए, ठीक. उसके बाद देखिए क्या है, फिजिक्स शुड बी कंडक्टेड इमीडिएटली बिफोर मैथ्स एंड आफ्टर केमिस्ट्री. तो मैथ्स से पहले फिजिक्स होना चाहिए, है ना, इमीडिएटली बिफोर मैथ्स एंड आफ्टर केमिस्ट्री. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तीनों साथ में रहेंगे, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तीनों साथ में रहेंगे. हाँ, इस ये ऑर्डर रहेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ. तो ये तीनों या तो इधर आ सकते हैं या तो इधर आ सकते हैं, है ना, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नीचे आ सकते हैं या तो ऊपर आ सकते हैं. ये हो गया. लेकिन फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हिंदी इज द सेकेंड एग्जाम टू बी कंडक्टेड. तो हिंदी अगर सेकेंड एग्जाम है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स डेफिनेटली इधर ही होगा, ऊपर वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया. अब हिंदी सेकेंड एग्जाम में हमने लिख दिया. उसके बाद आगे क्या दिया हुआ, इंग्लिश इज टू बी कंडक्टेड बिफोर पॉलिटिकल साइंस. अब पॉलिटिकल साइंस के पहले ही इंग्लिश होनी चाहिए. तो अब हमारे पास गैप क्या बचा है? हमारे पास गैप यहाँ भी है और यहाँ भी है, और दिया हुआ क्या है कि इंग्लिश को पहले होना है पॉलिटिकल साइंस से. तो इसीलिए इंग्लिश पहले होगा फिर पॉलिटिकल साइंस आएगा. तो लाइक दिस वी विल गेट द आंसर. तो एग्जाम में फिर पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला एग्जाम कौन सा है, तो पहला एग्जाम हमारा इंग्लिश है. किसी भी दिन का एग्जाम पूछा जाएगा तो अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे बिकॉज वी हैव दिस ऑर्डर, वी हैव द सॉल्यूशन. डन. चलिए आगे बढ़ते हैं. चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस. स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन दिस ऑफिस. तो समथिंग इज नॉट अलाउड इन दिस ऑफिस, ठीक है. तो इसमें क्या है, समथिंग इज, दिस थिंग इज नॉट अलाउड इन द ऑफिस. इसमें साइलेंस क्या है? इसमें साइलेंस इज सब्जेक्ट. स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन द ऑफिस बाय एवरीबॉडी या फिर बाय यू. तो यू कैन नॉट स्मोक इन दिस ऑफिस. इससे हो सकता है यू आर नॉट अलाउड इन दिस ऑफिस. अगर ये होता तो यस, मतलब यू कैन नॉट स्मोक इन दिस ऑफिस, इसको हमने कन्वर्ट किया है कि इन दिस ऑफिस स्मोकिंग इज नॉट अलाउड. तो पॉइंट नंबर ए हमारा हो जाएगा, दिस इज पैसिव वॉइस एंड दिस इज एक्टिव वॉइस. यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो इम्प्लिसिट है और सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर लाया है कि यू कैन नॉट स्मोक इन दिस ऑफिस. दैट मीन्स स्मोकिंग इज नॉट अलाउड बाय यू इन दिस ऑफिस. पॉइंट नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द स्टेट हैज द ओरिजिन ऑफ मोहिनीअट्टम एसोसिएटेड विथ. तो मोहिनीअट्टम एक तरह का डांस है, कहाँ का? केरला का. तो हर स्टेट के डांस आपको पता होने चाहिए, ठीक है. हर स्टेट किस चीज के लिए फेमस है, जैसे कॉपर उड़ीसा बालाघाट में है, उस तरीके से आपको एक डेटा आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए. तो केरला, यस, मोहिनीअट्टम इज एन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म दैट डेवलप्ड एंड रिमेन पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ केरला. केरला में कथकली भी होता है, मलयालम में मोहिनीअट्टम को कुछ ऐसा सा दिखता है. डन. चलिए ठीक है. क्वेश्चन नंबर 39, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट. तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कौन सा है? अमेजन. अमेजन रेन फॉरेस्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट. एक जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस आपसे एक्सपेक्ट करता है एनपीसीआई में. ओके, चलिए नेक्स्ट. How many of the numbers given here are immediately followed by an odd number and immediately preceded by an even number? टाइम कम है, स्पीड एंड एक्यूरेसी से ये सारे सिंपल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो आप ध्यान देंगे तो काफी इजीली हमें मिल जाएगा. These 3 numbers are there which are immediately preceded by an odd number, जिसके बाद में odd number है. बाकी सारा आप चेक करेंगे तो नहीं आएगा बाकी, और immediately के पहले एक even number है, उनके पहले एक इवन नंबर है. ओनली दिस 3 numbers are there, 3, 4 and 5. तो our answer will be point number C, 3. ओके, देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है. व्हाट इज लैकिंग इन यू, यू शुड बी एबल टू जज, यू शुड बी एबल टू इंट्रोस्पेक्ट बाय नाउ. आप देखिए आपको क्या पता है क्या नहीं, कहाँ पर आपको तैयारी करनी बाकी है. आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. द पुलिस आर क्लोजली वॉचिंग द हाउस. तो पुलिस हाउस को क्लोजली वॉचिंग कर रही है, मतलब
follow, detect, protect. It's actually सर्वे कर रही है, चेक कर रही है क्या कम है क्या ज्यादा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है. It's kind of surveying. It's kind of surveying. So our answer will be what? Point number C, survey. Police are actually surveying the house. They are monitoring the house closely. Question number 42 देखिए. The base of a pyramid is the square of side 4 centimeter. एक स्क्वायर है साइड 4 सेंटीमीटर का और उसके बाद यहाँ से हमारे पिरामिड बना हुआ है. ओके, लाइक दैट एक पिरामिड बना हुआ है. एंड द हाइट इज 6 सेंटीमीटर. द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड. तो पिरामिड का वॉल्यूम क्या है? तो पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट. 1/3 इंटू बेस एरिया जो भी होगा इंटू हाइट. तो अब इजीली आपको मिल जाएगा. बेस 4 है तो 1/3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6. 1/3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6. तो yes, 1/3 इंटू 16 इंटू 6 and you will get the answer as 32 सेंटीमीटर. आसान है. ओके, तो फॉर्मूला आपको सारे याद होने चाहिए. जो भी स्फेयर के, पिरामिड के, हेमिस्फेयर के, वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, तो ये सारा फॉर्मूला एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए क्योंकि आपको एग्जाम में क्विक कैलकुलेशन करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 43 देखिए. सर्टेन कोड लैंग्वेज एक्टर इज रिटन एज दिस, देन चैनल विल बी रिटन एज. तो अल्फाबेटिकल जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इजोटी वाले, ये सब भी आपको प्रैक्टिस करनी है. तो अगर इसमें आप इजोटी रूल लगाएंगे, इजोटी पता है? इजोटी क्या होता है? अल्फाबेट्स को अगर न्यूमेरिकली ऑर्डर में लिखना हो तो E is 5, Z is 10, O is 15, so A is 1, B is 2, like that, T is 20 and Y is 25. स्पीड कैलकुलेशन के लिए ऐसा होता है. बट एक्टर और SUPDPP में अगर आप इसको ऐसे लगाएंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे. इजोटी इसमें नहीं लगाना है. आप ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार अच्छे से देखिए व्हाट इज हैपनिंग. तो देखिए ए के बाद क्या होता है? बी, तो यहाँ पर बी है. सी के बाद क्या होता है? डी, यहाँ पर डी है. अगर अब क्लियरली देखिए इजोटी इज नॉट बीइंग एप्लीकेबल, तो आप इस तरीके से देखेंगे. टी के बाद क्या है? यू. ओ के बाद क्या आता है? MNO P. आर के बाद क्या आता है? ABCD EFGH IJK LMNO PQ R. आर के बाद S. तो लाइक दैट यू हैव टू राइट फॉर चैनल. तो L के बाद क्या आता है? M आता है. E के बाद क्या आता है? F. N के बाद क्या आता है? O. A के बाद आता है B. F G H I. C के बाद आता है D. तो दिस इज आवर आंसर. पॉइंट नंबर MOOFB. पॉइंट नंबर C इज द आंसर. करेक्ट. समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? ओके. क्वेश्चन नंबर 44. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस. अनलेस यू डू नॉट वर्क वेल यू विल बी आस्क्ड टू लीव. तो यहाँ पे देखिए ग्रामेटिकली ग्रामेटिक एरर फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आते हैं काफी, हमने देखे. तो कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है? 3 सेंटेंस रॉन्ग है, एक ही सेंटेंस करेक्ट है, वो आपको बताना है. तो अनलेस यू वर्क वेल यू विल बी आस्क्ड टू लीव. यहाँ पे नॉट 2 बार हो जा रहा है तो दिस इज रिडंडेंट, सो दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. इसका आइडियली ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए, अनलेस यू वर्क वेल यू विल बी आस्क्ड टू लीव. जब तक आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपको यहाँ से जाने के लिए कहा जाएगा. तो अनलेस यू वर्क वेल ये रिक्वायर्ड नहीं था. He said that I am ready to go. यहाँ पे that की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए that is, this is also wrong. Not only but also ऐसे यूज होता है. तो not only he was late but also he was arrogant. यहाँ पे also missing है इसलिए ये wrong है. And this is correct. He is as strong as I. This is definitely correct. ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे भी explain करके बता दिया है. Okay. Next question number 45 देखेंगे. Fill in the blanks with the correct tense. तो ever since I dash the new job, I am under less stress. तो जब से मैंने नया जॉब ऑफर एक्सेप्ट किया है तब से I am in less stress. तो एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ब का फॉर्म होगा वो क्या होगा? ever since I have accepted the new job. जब से मैंने नया जॉब एक्सेप्ट किया है, ever since I have accepted the new job. तो our answer will be 45. Will be point number B. Have accepted the new job. Question number 46 देखिए. Which of the neighboring countries of India celebrates its Independence Day on March 26, the biggest state festival? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल. नेपाल अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो मार्च 26 को सेलिब्रेट करता है, जिसे हम गोरखा दिवस के नाम से भी जानते हैं.
गोरखा दिवस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 47, इन अ सर्टेन लैंग्वेज इफ ग्रोथ इज रिटन एज लाइक दिस द नेचर विल बी रिटन एज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा इजोटी रूल अप्लाई हो रहा है, इजोटी रूल अप्लाई हो रहा है, GROWTH। तो हर अल्फाबेट को उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसके हिसाब से लिख दिया गया है। E 5 होता है, J 10 होता है, O 15 होता है, देखिए O का 15 है, T का 20 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा और उसके बाद फिर साथ में लिख दिया 7, 18, 15, 23, 28 साथ में लिख दिया हमने, है ना यहाँ पे। उसी तरह नेचर के लिए भी सारे लेटर्स का जो अल्फाबेट जो भी न्यूमेरिक टर्म है वो हम लोग लिखेंगे और फिर उसको साथ में लिख देंगे। वी विल गेट द आंसर, वी विल गेट द आंसर, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है यहाँ पर, बस ये है कि आप एक्सपर्ट होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, दैट्स इट, है ना। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, अभी भी टाइम है, अभी 4-5 डेज अगर आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हो तो यू विल मास्टर ऑल दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो 2/3 of a number is 26, 25% of the number is, very easy question। 2/3 of the number is 26, हम नंबर को x कंसिडर किया, the number is 39, 39 को 25% निकालना है, 39 को 25% is 9.75, पॉइंट नंबर डी इज आवर आंसर 9.75, डन। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, in a right angle triangle theta is the angle between hypotenuse and base, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर से बनाते हैं, theta is the angle between hypotenuse and its base, theta, okay। tan theta 1 है, tan theta 1 है मतलब p by b is equal to 1, मतलब कि जितना परपेंडिकुलर का लेंथ है उतना ही बेस का भी लेंथ है, तो 2 sin theta cos theta, और ये एंगल क्या है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये भी एंगल हमारा 45 डिग्री है, तो 2 sin 45 डिग्री 1/√2 into 1/√2, है ना, तो sin 45 into sin 45 into cos 45, बस यही निकालना है, तो 2 into sin 45 into cos 45 हमारा क्लियरली आप सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा, है ना, 2 into 1/√2 into 1/√2, है ना, तो 2 into 1/2, तो 2 into 1/2, it should be, the answer should be 1, right, the answer should be 1, sorry, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 49 शुड बी 1, करेक्शन प्लीज नोट, ओके। आपको क्वेश्चन समझ में आया, पैटर्न समझ में आया, आपने लर्न किया क्वेश्चन से, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। पॉइंट नंबर सी विल बी आंसर, ओके। 1/√2 sin 45 is 1/√2, 1/√2, let's calculate 2 sin theta into cos theta, तो 2 into 1/√2 into 1/√2, तो क्या मिस्टेक हो रहा है, चलो ठीक है, आंसर तो हमारा 1 ही होगा, है ना, कुछ तो मिस्टेक है, इग्नोर, ओके। यू अंडरस्टूड द लॉजिक, दैट्स इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 50, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बिकम्स, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड देन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बिकम्स हाउ मच। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, उसका रेडियस डबल हो गया है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि आर क्यूब है, राइट। अब आर क्यूब की जगह हमारा क्या हो गया, 2r क्यूब, तो 2r क्यूब में हमारा जो कुछ भी वॉल्यूम था वो कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2 क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो the volume is increased in by 8, है ना, into 8 हो जाएगा, है ना, ओके। चलिए, so with this we have solved all the 50 questions of the part 1 aptitude sections of NPCIL. I hope you found it very interesting, very much insightful. आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया मिल गया होगा कि कहाँ पर आपको फोकस करना है, कौन सी चीज़ों को फर्दर पॉलिश करनी है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है। So I hope it was helpful to you and thank you all for your time. Thank you. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.